हेलो बच्चों, तो हम लोग आज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले टॉपिक में एक नया क्लास देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ईसीजी के बारे में जनरली सुने रहते हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। उसके अलावा जो परिसंचरण तंत्र से जो भी रिलेटेड डिजीज़ वगैरह होती है, विकार होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़े थे, और हम लोग पढ़े थे कार्डियक साइकिल के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था, लगभग उसमें से क्वेश्चन आते हैं, हर साल पूछते रहते हैं। स्पेशली जो जहाँ पर हार्ट से जो साउंड प्रोड्यूस होती है लब और डब की, वो जो साउंड होती है ना, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल के क्लोज होने की वजह से होती है ना। जो लब की साउंड आती है और डब की जो साउंड रहती है सेमी लूनर वॉल के क्लोज होने से आती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये याद रखना है कि जो वॉल रहते हैं वो क्या करते हैं, वॉल जो रहते हैं बैक फ्लो को रोकते हैं, साथ में साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। तो दो बेसिकली इसका काम हम लोग देखे थे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं किसको, तो हम लोग देखने वाले हैं ईसीजी को, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को देखने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होती है जानते हैं यहाँ से। तो पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग। मशीन को हम देख ही सकते हैं जनरली, बहुत सारे जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, इन सब जगह में ऐसे टाइप के मशीन दिखाई देंगे, और इस टाइप से उनको लगाकर मॉनिटरिंग किया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ना, ये मशीन का नाम है। किसका नाम है? ये मशीन का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और उसमें जो लाइन चलती है ना, ऐसे ऐसे है ना, ये वाला जो लाइन ऐसे देखेंगे, ये ऐसे 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 लाइन चलती है, ये वाली है ना, ये ऐसे करके वो क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है। ठीक है, तो देख सकते हैं इस मशीन में यह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, मतलब कौन? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय चक्र के दौरान हृदय की विद्युतीय गतिविधि का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हार्ट के अंदर में सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक टाइप ऑफ मूवमेंट चलते रहता है, तो उस टाइम को मॉनिटरिंग करने के लिए है ना एक मशीन का यूज किया जाता है, उसी का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर दो टाइप के यहाँ पर सिस्टम चलते हैं। सिस्टोलिक होता है एक, और दूसरा होता है डायस्टोलिक। इसी की वजह से हम लोग बीपी भी मेजर करते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। इसको हम लोग किसमें पढ़े थे? हृदय चक्र, या बोल सकते हैं कार्डियक साइकिल में। तो ये दोनों को मिलाकर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक को मिलाकर एक जो कार्डियक साइकिल था, है ना, सीसी मतलब कार्डियक साइकिल, वो कितना था? 0.8 सेकेंड का होता था। ठीक है, कितने सेकेंड का? 0.8 सेकेंड का। इसी टाइम में जो हार्ट रहती बीटिंग करती है ना, इसी को हम लोग हार्ट बीट भी बोलते हैं। एक कार्डियक साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। और ये कितने सेकंड का होता है? 0.8 सेकंड का। इसी टाइम में दो चीजें होती है, एट्रियम में सिस्टोल होते हैं प्लस एट्रियम में डायस्टोल भी होता है, साथ में वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हैं प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी होता है। इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। तो ये जब होती है तो उस टाइम में प्रेशर जनरेट होते हैं, मतलब एट्रियल सिस्टोल की वजह से प्रेशर जनरेट होंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से भी प्रेशर जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर दो प्रेशर जनरेट होती है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर होती है, और दूसरा होती है डायस्टोलिक प्रेशर। और इन दोनों का मेजरमेंट यदि हम करेंगे तो 120/80 mm ऑफ Hg आता है। मतलब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। मतलब ये जो 120 आता है ना, वो सिस्टोलिक प्रेशर होती है, जबकि ये जो 80 रहता है ना, वो डायस्टोलिक प्रेशर है। और इसी की वजह से ग्राफ बनने वाले हैं। तो इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होती है? वो जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक होती है ना कार्डियक साइकिल में, वही होती है वो। सिस्टोलिक का मतलब जब एट्रियम और वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, तो उस टाइम में जो प्रेशर जनरेट होती है वो 120 होती है। और जब वो आराम करते रहता है, डायस्टोल होते हैं उन दोनों में, तो उसकी वजह जो प्रेशर जनरेट होते हैं वो कम होते हैं, तो 80 mm ऑफ Hg। तो सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं, उसको अलग से अभी हम लोग जानेंगे भी, जब हाइपरटेंशन के बारे में सब पढ़ेंगे तब। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। इसके आगे और देखें, ईसीजी प्राप्त करने के लिए देखो क्या होता है, ये जो मशीन रहता है, और इसमें से ना देखना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नाम का मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस मशीन से ना एक आवाज साउंड प्रोड्यूस होता है, पीप 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 करके, पीप 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 पीप। एक गाड़ी का हॉर्न जैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, पीप 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 करके। ठीक है, तो देखो ईसीजी प्राप्त करने के लिए एक मरीज को 3 विद्युतीय लीड प्रत्येक कलाई और बाएं टखने के लिए एक के साथ मशीन से जोड़ा जाता है, जो हृदय गतिविधि की निगरानी करता है। हृदय के कार्य की विस्तृत
मूल्यांकन के लिए छाती में कई लीड जुड़े हुए होते हैं। अब देखो हम जो पढ़े उसको यहाँ पर है ना डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है कि देखो यहाँ पर इसके जो है ना यहाँ पर चेस्ट एरिया है, चेस्ट एरिया में बहुत सारे से लीड लगी हुई है जो जाके इस मशीन के अंदर में, इस मशीन से होता हुआ देखो यहाँ से गुजरता हुआ है ना इस मशीन के अंदर पहले गया है पूरा लीड, और वही मशीन यहाँ पर क्या करे डिस्प्ले करती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये सब चीज जाने। इसके अलावा ये यहाँ पर ये दोनों कलाई में, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जगह में भी लीड होती है और साथ में यहाँ पर इस टखने वाली जगह में भी लीड लगे होते हैं। तो प्रत्येक कलाई में, प्रत्येक कलाई का मतलब यहाँ पर दोनों तरफ लगे होंगे और एंकल वाली जगह में लगी हुई रहती है क्या लीड, ताकि सभी जगह ब्लड जो है सही से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये जानने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी को नहीं लेके आएंगे हम लोग तो हमें पता नहीं चलेगा, नॉर्मल एबनॉर्मल में हम लोग डिफरेंस ही नहीं कर पाएंगे। एक तरफ का नॉर्मल दिखाई देगा, दूसरे तरफ का एबनॉर्मल दिखाई देगा, लेकिन हम दूसरे तरफ वाले को हम देख नहीं पाएंगे, तो इससे पता ही नहीं चलेगा ईसीजी का हम लोग यूज ही क्यों कर रहे हैं फिर वैसे में। इसीलिए बॉडी के सभी पार्ट्स तरफ से जो आता है और सभी आकर एक नॉर्मल, देखो सभी तरफ से एक लीड आया हुआ है, लेकिन जो लास्ट लीड आता है वो सबका एक हो जाता है। इनपुट और आउटपुट जानते ही होंगे, जैसे जेनर डायोड में इनपुट और आउटपुट होता है वैसे ही इनपुट किया गया है, इधर से जब आउटपुट आया तो एक ही केबल आया है और एक ही केबल के थ्रू सभी तरफ का जो जा रहा है ना मतलब ब्लड प्रेशर, उसी के थ्रू यहाँ पर जो वेव बनती है उसी को दिखाया गया है। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में और। ठीक है, ईसीजी में क्या होती है देखें, एक ईसीजी में निम्नलिखित तरंगे होती है, मतलब वेव चलती है इसमें। तो कौन कौन सी वेव चलती है? तो सबसे पहला चलती है पी तरंगे, आलिंद के उत्तेजना विध्रुवण का प्रतिनिधित्व करता है जो एट्रियम सिस्टोल का कारण बनती है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे हम लोग क्या, कि जब पी वेव बनती है ना तो एट्रियल सिस्टोल होते हैं 0.1 सेकेंड के लिए। एट्रियम में सिस्टोल होगा कितने सेकंड के लिए? 0.1 सेकंड के लिए। इसमें क्या होगा, एट्रियम मतलब दोनों ऊपर वाला चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उस टाइम में एट्रियम में क्या होगा, या एट्रियम में होंगे एक्साइटेशन, या बोल सकते हैं एट्रियम में डीपोलराइजेशन होती है, डीपोलराइजेशन बोलते हैं इसको। मतलब हम बोलेंगे कि एट्रियम में विध्रुवण होगा। ठीक है, जब हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पर भी जानते हैं कि जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स जब एक्साइटेड स्टेज में आती है तो उस टाइम में विध्रुवण होता है उसका भी, मतलब पोलराइजेशन, पोलरिटी चेंज होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंपल्स बनते हैं और इंपल्स जो है आगे बढ़ती है। यहाँ पर भी वही है, आलिंद के उत्तेजना या विध्रुवण का प्रतिनिधित्व करता है। और यहाँ पर भी पी वेव जो बनने का रीजन है ना वो क्या है, पी वेव बनने का रीजन क्या है, एस ए नोड से आने वाली जो इंपल्स है या बोल सकते हैं आवेग, वही क्या करती है एवी नोड में आती है और एवी नोड से होता हुआ, देखो ऐसे नोड एवी नोड ये दोनों आलिंद में ही रहते हैं, तो ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न होता है और वही आवेग एवी नोड में आएगा, एवी नोड से वो एवी बंडल में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये फिर उसके बाद में बंडल ऑफ हीज में जाती है और उसके बाद में किस में चली जाती है, पुरकिंजे फाइबर में। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं जाना, हमें तो इससे मतलब है अभी फिलहाल किससे, कि ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न होकर एवी नोड में आएगी और जैसे एवी नोड में आएगी ऊपर वाला एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे 0.1 सेकंड के लिए और इसी की वजह से एट्रियम में डीपोलराइजेशन हो जाती है, विध्रुवण। ठीक है, इसके आगे और देखिए दूसरा नंबर, ये तो पहला वेव बनती है पी तरंगे, उसको बता दिया। दूसरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नीले वेंट्रिकल सिस्टोल के विध्रुवण का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब हम बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होती है जस्ट आफ्टर एट्रियल सिस्टोल के बाद होती है। मतलब जैसे आलिंद में संकुचन होगा तो ब्लड जो है ऊपर से नीचे आ जाएंगे बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल की वजह से, और जैसे वो नीचे आएगा तो नीचे की वजह से ना फिर बाहर की ओर निकलना शुरू कर देंगे। तो जब बाहर की ओर निकलेंगे तो ये वेंट्रिकुलर जो है ना वेंट्रिकल प्रेशर जनरेट करेगा, जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। कितने सेकंड के लिए? 0.3 सेकंड के लिए। और देखो चूंकि इसका ड्यूरेशन ज्यादा है, यही कारण है कि यहाँ पर जो तरंगे बनेगी ना वो ज्यादा है ना थोड़ा से शार्प बनेगी। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होती है यहाँ पर। और यहाँ पर से एक बात याद रखना है क्या, कि जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते हैं 3 तरंगे एक साथ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो मतलब मान के चलो वेंट्रिकल में क्या हुआ है, वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन हुआ है, यहाँ पर भी डीपोलराइजेशन हुआ है, ये बात याद रखना है ना। यहाँ पर भी क्या हुआ है, डीपोलराइजेशन हुआ है। ठीक है, किसमें? वेंट्रिकल्स में। कितने सेकंड के लिए? 0.3 सेकंड के लिए होता है। उसके बाद में तीसरा नंबर टी तरंगे। तो टी तरंगे जो बनती है
निलय के पुनर्ध्रुवीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वेंट्रिकल्स, तो वेंट्रिकल्स को देखें, वेंट्रिकल में रीपोलराइजेशन होगा, रीपोलराइजेशन होती है। ठीक है, मतलब हम लोग इसको बना के देखे है ना, इसको डायग्राम वैसे बनाया हुआ है, नॉर्मल हार्ट बीट का, फास्ट हार्ट बीट का, स्लो हार्ट बीट का और इरेगुलर हार्ट बीट्स का अलग अलग यहाँ पर डायग्राम दिया गया है। देखो हम लोग एनसीईआरटी में डायग्राम तो बना के दिए हैं, है ना, फिर भी हम लोग बना सकते हैं ऐसे करके, ये ऐसा है, फिर उसके बाद में ये ऐसा, ये पी वेव है, ये होती है क्यू, ये होती है आर, ये एस और ये टी वेव बनती है ऐसे। यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग पी क्यू आर एस और यहाँ पर टी। तो जो ये पी वाला होता है ना, एट्रियल सिस्टोल को बताती है, मतलब एट्रियम में क्या हो रहा है, यहाँ पर डीपोलराइजेशन इन एट्रियम। ये क्यू आर एस पूरा पूरा बताता है, ये तीनों मिलकर ये बताते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को बताते हैं, डीपोलराइजेशन, यानी कि बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताते हैं, 0.3 सेकेंड के लिए होता है ये, और ये बताते हैं एट्रियल सिस्टोल को जो 0.1 सेकेंड के ही होते हैं। जिसको कार्डियक साइकिल पता होगा, कार्डियक साइकिल से ही रिलेटेड है, इसलिए कार्डियक साइकिल है ना, जो पढ़ेंगे उसके बाद ही समझ आती है। ठीक है, इसके आगे और देखें। अब ये तो बता दिया मैंने कि पी वेव और क्यू आर एस होती है, उसको बता दिया। अब टी वेव क्या होता है, तो टी वेव जो रहती है वापिस से वेंट्रिकुलर है ना, क्या होते हैं, रीपोलराइजेशन होते हैं, रीपोलराइजेशन, मतलब बोल सकते हैं वेंट्रिकल्स में पुनः क्या होता है, पुनः ध्रुवण होता है वेंट्रिकल्स में, मतलब निलय में, तो टी वेव उसी को बताती है। अब देखना ये जो क्यू तरंग होती है ना, क्यू तरंग, इसके लिए एक अलग से लाइन दिया है एनसीईआरटी ने। क्यू तरंग जो होता है ना, निलय के संकुचन या प्रकुंचन का द्योतक है, लिखा है एनसीईआरटी ने। द्योतक का मतलब सूचक होता है, द्योतक मतलब क्या है, सूचक है। मतलब जब हम क्यू आर एस में से शुरुआत कहां से की वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बोलेंगे, तो शुरुआत होती कहां से, क्यू से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होगी, क्यू से, और क्यू से आर फिर एस, तो क्यू आर एस जो पूरा बनती है कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो बनती है वो क्या है, एक्चुअल में वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है, और कितने सेकंड के लिए है, वो 0.3 सेकंड के लिए है। और उसमें क्यू क्या है, तो क्यू निलय के संकुचन को सूचित करता है, मतलब पहले बार संकुचन यहीं से शुरू होगा ऐसा बताता है, तो निलय के संकुचन का द्योतक या सूचक होता है कौन, ये जो क्यू वाला तरंग रहता है वो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, और इसमें बहुत अच्छे से बताया है, डायग्राम में हम देख सकते हैं। देखो एक्टिवेशन ऑफ द एट्रिया, एट्रियम में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो कॉन्ट्रेक्शन, तो पी वेव बन रही है, कितने सेकंड के लिए, 0.1 सेकंड के लिए, मतलब यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल हो रहे हैं। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, कितने सेकंड के लिए हो रहा है, 0.3 सेकंड के लिए हो रहा है। उसके बाद टी वेव बनती है, तो टी वेव जो रहती है, अब देखो यहां से डीपोलराइजेशन तो हो रहा है, वापिस से रिपोलराइजेशन रिकवरी करने लग जाता है वेव, तो यहाँ पर रिपोलराइजेशन होता है। मतलब हम बोल सकते हैं इस जगह में ना क्या होती है, तो यहाँ पर ना ज्वाइंट डाइस्टोल होते हैं, और जिसको इससे पहले वाला क्लास जो देखे होंगे ना, उन्हीं को पता होगा कि ज्वाइंट डाइस्टोल जो होती है ना 0.4 सेकेंड के लिए। मतलब हम बोल सकते हैं इस टाइम में एट्रियम में भी क्या होता है, डाइस्टोल, प्लस वेंट्रिकल्स में भी क्या होते हैं, डाइस्टोल, मतलब दोनों एक साथ आराम कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, दोनों एक साथ आराम करते हैं। मतलब जैसे इसमें ना क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब एट्रियल सिस्टोल जैसे होती है ये 0.8 से 1 सेकेंड के लिए, उसके जस्ट बाद ना एट्रियल जो डाइस्टोल होता है वो चालू हो जाती है, लेकिन उस टाइम में वेंट्रिकुलर में सिस्टोल स्टार्ट हो गया रहता है, और जैसे वेंट्रिकुलर में 0.3 सेकेंड तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, उसके बाद में वेंट्रिकुलर डाइस्टोल होने लग जाती है 0.5 सेकेंड के लिए। मतलब इसको समझना है तो हमें कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र को जानना पड़ेगा, तब जाके समझ आती है, और एकदम इजी है ये, है ना, कोई ज्यादा भी नहीं है ये। एट्रियम में पहले सिस्टोल होगा, और वैसे ही होता है प्रोसेस, एट्रियम पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड नीचे आएगा, और उसके बाद इसमें कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर ब्लड यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं पहले उसी को ही बता चुका हूं मैं, क्या कि जब भी एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एकदम स्मॉल, मतलब कम समय के लिए होता है, कितने समय के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए। मतलब एट्रियम जितना काम करते है उससे ज्यादा आराम करती है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उससे ज्यादा वो आराम करती है। यही कारण है कि हृदय जो है ना, हृदय पेशी कभी नहीं थकती, इसका रीजन है
है ना, क्यों? क्योंकि ज़्यादा काम करने ज़्यादा आराम करते हैं इन लोग, हृदय की पेशियाँ जो है, तो ये बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल हार्ट बीट में तो ऐसा ऐसा दिखाई देता है, फास्ट हार्ट बीट होंगे तो जल्दी 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 जल्दी, मतलब डिस्टेंस इसका कम हो जाएगा, QRS कॉम्प्लेक्स जो बनती है ना, इसका डिस्टेंस देखो बहुत कम हो गया यहाँ पर, और स्लो में तो दूर हो गया QRS कॉम्प्लेक्स। और इसमें क्या होगा, इरेगुलर हार्ट बीट में कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी क्या बनेंगे, कभी क्या बनेंगे, तो इन्हीं से मॉनिटरिंग कर लेते हैं। ECG मशीन ऐसे ही दिखाई देती है, तो नॉर्मल हार्ट बीट से तुलना कर लेते हैं, है ना, ऐसे जब रहती है तो फिर इसका निदान किया जाता है। तो देख सकते हैं ECG में विचलन असामान्यतः बीमारी को इंगित करता है, इसलिए ECG एक बहुत बड़ा नैदानिक महत्व है। तो ECG से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिनोट कर सकते हैं, जैसे है ना, इसमें भी इस घड़ी में देख सकते हैं हम लोग ECG के बारे में दिखाया रहता है, ठीक है। अभी तो आ नहीं रहा है, इसमें है ना, लेके आना पड़ेगा तब आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जानेंगे बाद में, ठीक है। अभी ये सब चीज़ जो है वो इसका सबका क्या रहता है, बहुत बड़ा ये नैदानिक महत्व रहता है, तो इसके हिसाब से हम लोग है ना प्रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, ठीक है। अब एक चीज़ और है ना, यहाँ पर T से लेकर P के बीच में, T और P के बीच में गैप दिखाई दे रहे हैं, T और P के बीच में, मतलब ये देखो यहाँ पर ये T है और उसके बाद में सेकंड P के बीच में यहाँ पर गैप दिखाई दे रही है, T है और इधर P है, तो इनके बीच में जो गैप रहता है ना, उस टाइम में जो हार्ट मसल रहते हैं, हार्ट मसल वो क्या रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। उस टाइम में हार्ट मसल में कोई प्रकार की उत्तेजना आती नहीं रहती, तो यहाँ पर उत्तेजना एक्साइटेड है ना, उत्तेजना क्या रहती है, अब्सेंट रहती है, मतलब उस टाइम में कोई एक्साइटेशन नहीं है हार्ट मसल्स में। तो ये भी है ना पूछते हैं कि दोनों के बीच में जब गैप रहती है तो उस टाइम में क्या होता है, तो हार्ट मसल में कोई प्रकार का उत्तेजना नहीं है, तो उस टाइम में उत्तेजना नहीं होगा, तो क्या होंगे, ये यहाँ पर कोई ग्राफ बनेगा नहीं, ठीक है। एक चीज और जाने हम लोग, है ना, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, देखो एट्रियम में डिपोलराइजेशन पढ़े, वेंट्रिकल्स में डिपोलराइजेशन पढ़े, वेंट्रिकल्स में रिपोलराइजेशन पढ़े, लेकिन हम लोग एट्रियम में ना, एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देंगे देखना, है ना, कि इस निम्न में से कौन नहीं होता है, ऐसा करके क्वेश्चन देते हैं। तो एट्रियम में डिपोलराइजेशन पढ़े, AD मतलब, और उसके बाद VD भी पढ़े और VR भी पढ़े, लेकिन AR नहीं पढ़े हैं हम लोग, समझ आया कि नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन देंगे, ये क्वेश्चन पक्का टेस्ट वगैरह में मिलता है ना, कि निम्न में से कौन नहीं होता पूछता है। तो एट्रियम में डिपोलराइजेशन हो रहा है, वेंट्रिकल्स में भी हो रहा है, वेंट्रिकल में रिपोलराइजेशन भी हो रहा है, लेकिन एट्रियम में रिपोलराइजेशन नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, तो ये क्वेश्चन के रूप में आएगा, तो इन तीनों लोग होते हैं, ये नहीं होता चौथा ऑप्शन, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन देखते हैं, और हम लोग इसको पढ़ भी चुके हैं डबल सर्कुलेशन को, फिर भी एक बार जानते हैं हम लोग, है ना, डबल सर्कुलेशन में क्या होती है। इससे हम लोग इजिली हम लोग निकाल सकते हैं कि कहाँ से कैसे सर्कुलेशन होती है। तो देखिए यहाँ पर, है ना, जब भी हम लोग ह्यूमन हार्ट बनाते हैं तो मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ हार्ट को, ठीक है, क्योंकि सब लोग दिल को ऐसे ही समझ के रखे हैं, इसीलिए सब लोग है ना दिमाग में जाता है, इसीलिए दिल को ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे वाला ये, ठीक है। सब लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते ऐसे दिल, तो ये भी वही दिल है, बस यही है कि इस दिल के बारे में, है ना, सभी लोगों को पता नहीं है, इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि कौन क्या क्या चीजें होती है इस दिल में। तो ये राइट एट्रियम होती है, ये राइट वेंट्रिकल्स होती है, और ये होती है लेफ्ट एट्रियम, और ये होती है क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है, ठीक है। अब देखना, जब भी हम डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं, दोहरा परिसंचरण की, तो 2 बार हार्ट में आना चाहिए ब्लड। तो देखें यहाँ से, तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ पर रहती है लंग्स, और यहाँ पर रहते हैं ऑर्गन, या कोई रहती है क्या, टिश्यू। तो इसको है ना बार बार हम लोग और भी पढ़ चुके हैं, तो ऑर्गन एंड टिश्यू रहती है। तो हम जब बात करते हैं इसकी, तो ऑर्गन और टिश्यू में कैसे होती है, तो ब्लड का फ्लो जाने हम लोग, तो यहाँ से जानेंगे, यहाँ से जो ब्लड निकलती है ना, वो कहाँ पर जाती है, राइट एट्रियम में। तो यहाँ से जो ब्लड निकलती है वो जाती है राइट एट्रियम में, और उसके बाद यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगी वो जाएगी कहाँ पर, तो लंग्स में जाती है, ठीक है। उसके बाद में और भी बात करें हम लोग, लंग्स से जब निकलेगी ब्लड, तो यहाँ से ऐसे निकलेगी ये ब्लड, वो आएगी कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ से निकल के किस में जाएगी, वो ये जाएगी टिश्यू लेवल में। मतलब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में से चल रही है, ऐसे डबल है ना, ऐसे हम लोग बनाएंगे, फिर ऐसे जाती है, फिर यहाँ से होकर ऐसे आती है, फिर ऐसे ये ब्लड।
अब कौन कौन क्या क्या होता है, किसको क्या नाम देंगे हम लोग, तो यही नाम जो है इंपॉर्टेंट है, इसी नाम की वजह से हम डबल सर्कुलेशन को समझ पाएंगे। तो देखें ये वाला जो रहती है, जब भी हार्ट से जो निकलती है वो रहती है आर्टरी, है ना, और जो ये सिस्टेमिक मतलब वो वाली जगह में जाती है जहां पर ऑर्गन्स रहते हैं, टिश्यू, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरी बोलते हैं, मतलब दैहिक धमनी है ये। जबकि यहाँ से निकलेगा वो ऑर्गन से निकलेगा वो क्या होगा, वेन, और चूंकि है ना ऑर्गन से निकलती है इसलिए इसको सिस्टेमिक वेन बोलते हैं, मतलब दैहिक धमनी बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, दैहिक सीरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हिंदी में, दैहिक सीरा, दैहिक सीरा। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैहिक धमनी, दैहिक धमनी। ठीक है, उसके बाद में देखो अब चूंकि हार्ट से निकलती है, ये हार्ट से निकलती है तो इसका नाम हो जाता है क्या, धमनी है ये, हार्ट से निकलती है, चूंकि ये लंग्स में जाती है इसलिए इसका नाम क्या है, पल्मोनरी धमनी। इसका नाम क्या है, पल्मोनरी धमनी। अब ये क्या है, कोई भी ऑर्गन से जब निकलती है तो वो सीरा होती है, तो इसका है ना जब लंग से निकलती है तो इसका अलग ही नाम हो जाता है, पल्मोनरी सीरा। तो ये है, तो यहाँ पर हम लोग सबका नेम भी दे दिए कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाती है। और यहाँ पर हम तो जानते हैं यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल रहता है, यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल रहते हैं, और यहाँ पर सेमी लूनर वॉल रहता है SLV, यहाँ पर रहता है TCV ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पर रहता है BCV बाइकस्पिड वॉल, इसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, मिट्रल वॉल है ये। ठीक, अब हम लोग ना एक चीज यहाँ पर देखे थे, है ना, इससे पहले वाले क्लास में, है ना, उसको हालांकि एनसीईआरटी में जब बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पर एस ए नोड रहती है, एस ए नोड, है ना, इम्पल्स का जो आवेग का डायरेक्शन रहता है ना उसको जानते हैं हम लोग और थोड़ा से। यहाँ पर रहती है एवी नोड, और उसके बाद रहती है यहाँ पर से पूरे बंडल निकल के ऐसे ऐसे जाते रहते हैं ये, तो ये बंडल ऑफ हीज हो जाती है, यहाँ पर रहती है बंडल ऑफ हीज, और यहाँ पर रहती है पुरकिंजे फाइबर है ये, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, तो इसके पहले वाले क्लास में जब हार्ट में आवेग का डायरेक्शन बताया था उसको वापिस से हम लोग यदि नीट के क्वेश्चन के हिसाब से हम यदि बात करें तो आवेग का संचरण जो रहती है उसकी दिशा के बारे में बात करेंगे, आवेग की, है ना, आवेग के संचरण की दिशा, आवेग संचरण की दिशा के बारे में बात करते हैं। तो उसमें हम लोग नीट के क्वेश्चन के हिसाब से एस ए नोड से होकर एवी नोड में जाती है ये, और एवी नोड से जाती है एवी बंडल में, और एवी बंडल से बंडल ऑफ हीज में, फिर वहां से पुरकिंजे फाइबर में। तो ये करेक्ट आवेग संचरण की दिशा के बारे में बताया है ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ये नीट में, तो इसको करेक्ट कर लेना है। अभी तो हम लोग ये जान रहे हैं कि सर्कुलेशन जो होती है ना, दोहरा परिसंचरण, इसमें दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, लेकिन इसमें दो स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन भी पढ़ेंगे। दो टाइप के सर्कुलेशन तो हम पढ़ते हैं, इसको मैं पहले बता भी चुका हूँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन को मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग इसका और थोड़ा ज्यादा बात जानेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बात कैसे जानेंगे, तो देखते हैं, दोनों का समरी देखेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन को यहाँ से डायग्राम से भी देख सकते हैं, इसी से ही समझ आ जाएगा जब हम लोग पढ़ लेंगे। तो दैहिक परिसंचरण के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बात बताया है। दैहिक परिसंचरण उत्कों को पोषक तत्व O2 और अन्य पदार्थ प्रदान करता है, और CO2 और अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर करने में के लिए दूर ले जाने का काम करता है। तो देखिए यहाँ से हम दोनों को कंपेरिजन करते हुए पढ़ते हैं, तो दोनों कंपेरिजन करें तो जानेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ। तो सर्कुलेशन की बात करते हैं, दो टाइप के सर्कुलेशन है यहाँ, सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में दो टाइप के सर्कुलेशन है ना। अब देखो चूंकि हम लोग यहाँ पर पढ़े कि हार्ट में 2 बार आती है ब्लड, तो कैसे कहाँ से कैसे आएगी वो जानते हैं। तो देखें, है ना, थोड़ा से और बनाते हैं इसको और इसी से पूरा बात समझ आएगा। तो यहाँ से देखें हम लोग, यहाँ से जब भी ब्लड निकलेगा तो ये निकलेगा, यहाँ पर राइट एट्रियम है, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल्स, और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, और क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। ये जानेंगे हम लोग। यहाँ से जब ब्लड निकलेंगे तो यहाँ से जब ब्लड निकलती है तो जाती है पल्मोनरी आर्टरी में, और यहाँ से जब ब्लड निकलती है तो जाती है एओर्टा में, फिर उसके बाद में ये सिस्टेमिक वेन के थ्रू, सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी या टिश्यू में चली जाती है। ये बात हम लोग जाने। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऊपर में जब हम देखे थे, यहाँ से जो ब्लड आती हुई दिखाई देती है ना, वो आती है सिस्टेमिक वेन से आती हुई दिखाई देती है, और ये वाले जो रहती है यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी से आता हुआ ब्लड दिखाई देता है। ठीक है, तो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, तो सर्कुलेशन का टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, तो दो टाइप के सर्कुलेशन के बारे में जान रहे हैं हम लोग। तो उसमें देखिए सबसे पहला वाला जो सर्कुलेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग
पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में जाने तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है क्या? तो पल्मोनरी का वर्ड जब यूज कर देते हैं तो रिलेटेड होती है किससे? ये तो ये रिलेटेड होती है लंग से, मतलब फेफड़ों से। तो फेफड़ों में जाने वाली है, मतलब फेफड़ों तक जो संचरित होती है उसको जानेंगे। तो देखो ये वाला जो रहता है राइट वेंट्रिकल्स, ये राइट वेंट्रिकल जो रहती है किसमें ब्लड को भेजती है? पल्मोनरी आर्टरी में भेजती है ब्लड को। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में भेजती है किसको? ये जो राइट वेंट्रिकल रहता है किसको? ब्लड को। लेकिन ये ब्लड जो रहती है ना, ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होती है, पल्मोनरी आर्टरी में जाती है, और यही कारण है कि इसमें मैक्सिमम डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्लो होते हैं। तो मैक्सिमम डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्लो का कौन है करके बोलेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी होती है। मैक्सिमम डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्लो करती है कौन? पल्मोनरी आर्टरी। फिर पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ जाता है कहाँ पर? वो जाती है लंग्स में, और लंग्स से होता हुआ फिर से निकलेगा वो ब्लड। तो इस बार निकलेगा किसके थ्रू? तो इस बार निकलेगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो ये होती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पर गया ही क्या, किस चीज के लिए था ब्लड? तो ये गया था ऑक्सीजनेशन के लिए, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है ब्लड। और ये जो रहती है मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड हो जाती है ना, चूंकि लंग से निकली हुई है तो मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से वो किस में जाएगी? हार्ट में जाएगी। और हार्ट के कौन से चेंबर में जाएगी? तो इस बार लेफ्ट एट्रियम में जाएगी वो। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम लोग देखें कि ये राइट वेंट्रिकल से शुरू होती है यहाँ से, और वो जाती है कहाँ पर? लंग्स में, और लंग्स से होता हुआ, मतलब इससे पहले वाले डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ से निकली और जाएगी लंग्स में, और लंग्स से होता हुआ पल्मोनरी सीरा द्वारा फिर से वापस आ जाती है। और इनके बीच में हुआ क्या? तो जो ऑक्सीजनेशन वाला काम है ना, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदल जाती है। तो ABCD वाले जब क्वेश्चन देते हैं तो ऐसे ही देंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कौन सा सर्कुलेशन? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। इसके आगे देखते हैं दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की जब बात करें तो हार्ट में 4 चेंबर है। तो हार्ट में 4 चेंबर है तो क्या होगा? ये शुरू होगा कहाँ से? तो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होती है। ये कहाँ से शुरू होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ से शुरू होगी लेफ्ट वेंट्रिकल से, और यहाँ से होता हुआ टिश्यू या ऑर्गन में जाएगी, और यहाँ से होता हुआ किस में आएगी? इसमें। इसीलिए मैं इसके पहले वाले क्लास में मैं बताया था, क्या बताया था? कि ये ना क्रिस क्रॉस चलती है, मतलब ऐसे चलती है। ये ऐसे है और ये ऐसे है, मतलब यहां से ऐसे निकलेगी और यहां पर आएगी। ये वाला यहां से निकलेगा और यहां पर आएगा। समझ आया कि नहीं आया मैं क्या बोला? ये वाला इधर से निकला और कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है। इधर से निकल के यहां पर आ रहा है ना, और ये वाला यहां से निकल के इधर आ रहा है। क्रिस क्रॉस ऐसे याद रख सकते हैं यदि नहीं भूलेंगे तो है ना। एक वाले को हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी वाला बोलेंगे इस वाले को, और इसके वाले को सिस्टेमिक बोल देंगे हम लोग। ठीक है, तो समझ आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होकर वो कहाँ पर जाएगी? तो वो जाती है कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होकर वो जाती है कहाँ? तो ये टिश्यू या ऑर्गन में जाते हैं, टिश्यू या बोल सकते हैं ऑर्गन में। तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, तो इसको लेके जाने वाली जो रहती है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग, है ना। इसको पहले बाद में लिखेंगे। सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलती है वो निकलती है एओर्टा द्वारा, महाधमनी, और महाधमनी से होता हुआ सिस्टेमिक आर्टरी में चली जाती है। महाधमनी से वो सिस्टेमिक आर्टरी में जाएगी, और सिस्टेमिक आर्टरी से जाएगी कहाँ पर? ऑर्गन या किसमें? टिश्यू में। और यही ऑर्गन या टिश्यू जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहते हैं और अन्य हानिकारक पदार्थ जिसको बाहर करना है। जबकि ये सिस्टेमिक आर्टरी क्या क्या देने गई थी? यहाँ पर ऑक्सीजन देने गई रहती है, न्यूट्रिशन देने जाती है, न्यूट्रिशन, है ना, और अन्य पदार्थ और भी रहते हैं अदर, उसको भी देने के लिए गई रहती है। तो ऑर्गन या टिश्यू बदले में उसको कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक पदार्थ देते हैं। तो हानिकारक पदार्थ जैसे ही इसको मिलेगा तो किसको मिलती है यहाँ पर? तो यहाँ पर मिलती है सिस्टेमिक वेन को मिलती है ये। तो सिस्टेमिक वेन जो है वापिस से जाएगा किसके पास में? तो ये जाती है राइट एट्रियम में चली जाती है ना। तो देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलती है एओर्टा सिस्टेमिक आर्टरी में जब जाती है तो ब्लड जो रहते हैं ना, यहाँ पर जो ब्लड है वो कौन सा वाला रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। जबकि यहां से होता हुआ सिस्टेमिक वेन से होता हुआ जब आएगा तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर वेन जो रहती है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और कहाँ पर लेके जाती है, राइट एट्रियम, मतलब इस वाले भाग में, ये वाला भाग राइट एट्रियम है, यहाँ पर लेके जाएगी, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वाले लेफ्ट वेंट्रिकल्स है और ये वाले राइट वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये ऐसे जाती तो इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होगा ये, यहाँ से, और जाएगी कहाँ पर, घूम फिर के यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ से ऐसे वाला है ना, तो ऐसे करके याद रखना है इसको। ठीक है, दो टाइप के सर्कुलेशन होते हैं, लेकिन इसके अलावा और स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। तो देखें स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन क्या है ना, वही बता दिया, फुफ्फुसी वाला और दैहिक वाला दोनों टाइप का बता दिया। ओवरऑल यहाँ पर हम लोग देख भी सकते हैं डायग्राम से, है ना, डायग्राम से पूरी बात समझ आ जाएगा कहाँ से शुरू हुआ और क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम डायग्राम से देख सकते हैं, जो बात बताया मैंने वही डायग्राम उसी हिसाब से लेबल किया हुआ है यहाँ पर, और उसी हिसाब से 1 2 3 4 ऐसा करके हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसके आगे और जानिए। इसके अलावा स्पेशल वाला जो सिस्टम रहता है उसको बोलते हैं, एक और है ना, यकृत पोर्टल सिस्टम है, मतलब इसको हम बोलेंगे लीवर निवाहिका तंत्र, ये यकृत निवाहिका तंत्र बोलते हैं, यकृत पोर्टल सिस्टम। इसमें क्या होता है, जनरली ऑर्गन से ब्लड जो रहती है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन से निकलती है, हार्ट के पास में जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक जगह ऐसी है जहां पर यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यकृत पोर्टल सिरा शामिल होती है, जो दैहिक परिसंचरण तक पहुंचाने से पहले आंत से यकृत में, है ना, रक्त को ले जाती है। अब देखो यहाँ पर आंत है, आंत का मतलब इंटेस्टाइन, आंत है ये, आंत जो है यहाँ पर इसको जाना चाहिए कहाँ पर, ये जाना चाहिए डायरेक्टली, है ना, हार्ट के पास में जाना चाहिए। आंत से निकलकर किसको, ब्लड को किस में जाना चाहिए, इस हार्ट में जाना चाहिए। कौन से ब्लड को, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्यों, क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि आंत जो है ऑर्गन है, और ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने का काम किसका रहता है, वेन का। तो इस वेन के थ्रू, यहाँ पर वेन के थ्रू इस हार्ट के पास में जाना चाहिए था किसको, ब्लड को। कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन ये आंत से ना हार्ट में नहीं जाती डायरेक्ट, ये पहले जाती है लीवर में, क्योंकि लीवर जो होता है हमारी बॉडी का फिल्ट्रेशन ऑर्गन है लीवर, तो ये आंत जो है लीवर के पास में पहले जाएगी, और लीवर से होता हुआ फिर ऐसे निकलेगा। तो देखें आंत से जब वेन जाती है ना लीवर में, तो लीवर में जाती है तो उसका अलग से नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं हिपेटिक, बोलते हैं हिपेटिक वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए, लीवर के लिए। तो यहाँ पर हिपेटिक वेन के द्वारा किसमें जाती है, वो लीवर में। किसके द्वारा जाती है, हिपेटिक वेन के द्वारा जाती है लीवर में। अब है ना, हाँ, हिपेटिक वेन के द्वारा जाती है लीवर में, जो इंटर की रहती है। यही हिपेटिक वेन फिर से निकलेगा, और हिपेटिक वेन निकल के कहाँ पर जाएगी, तो ये जाएगी हार्ट में। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये वेन जिसमें एक ऐसी पोर्टल सीरा, है ना, पोर्टल सीरा शामिल है, जो दैहिक परिसंचरण तक पहुंचाने से पहले, आंत से पहले यकृत, चूंकि ये ऑर्गन है, ऑर्गन से जो भी निकलती है क्या होती है, वेन। चूंकि जिस ऑर्गन में जाती है उसी हिसाब से नाम दिया जाता है, लीवर में जा रही है इसलिए हिपेटिक वेन नाम दिया। अब लीवर से फिर से निकलेगी तो वेन ही है वो, क्यों, क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो है। तो वेन जो रहती है लीवर से निकलकर हिपेटिक वेन जो है हार्ट में जाती है। समझ आया कि नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में, या यकृत पोर्टल सिस्टम, या हिपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं ना इसी को, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये मिलती है ना, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम ये मिलती है किसमें, तो ये प्रेजेंट है किसमें, तो ये प्रेजेंट इन ह्यूमन। जबकि हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़े थे उस दिन, तो फ्रॉग में मैं बताया था, तो वहां पर दोनों सिस्टम रहते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्लस रीनल पोर्टल सिस्टम भी रहती है, जो ह्यूमंस में अब्सेंट रहती है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्लस रीनल पोर्टल सिस्टम दोनों प्रेजेंट रहते हैं किसमें, फ्रॉग में। जबकि मनुष्य में रीनल पोर्टल सिस्टम क्या रहती है, अब्सेंट। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट, रीनल पोर्टल सिस्टम अब्सेंट होती है किसमें, ह्यूमंस में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके किसके बीच में है करके क्वेश्चन पूछा था, तो आंत और, है ना, किसके बीच में है, लीवर के बीच में होती है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये बात याद रख लेना, नीट 2017 वाला क्वेश्चन शायद पूछा था इसको, है ना, उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन। तो जानते हैं हम लोग हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में, है ना। देखो यहाँ से जैसे, यहाँ से ऐसे जुड़ी हुई है, पहले लीवर में गई, लीवर से होता हुआ फिर यहाँ से निकल गया है। ठीक है, तो ये बात है। इसके आगे और जानते हैं हम लोग। अगला है ना, दो हम लोग जाने थे, है ना, दो परिसंचरण और होती है बोला, एक हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है कोरोनरी, है ना। कोरोनरी संचार प्रणाली का मतलब होता है कोरोनरी सर्कुलेशन है, कोरोनरी परिसंचरण। तो इसमें देखना कोरोनरी वेन्स एंड कोरोनरी आर्टरीज का तुलना किए हैं,
तो कोरोनरी वर्ड का मतलब क्या है, पहले बात तो वो जाने। तो कोरोनरी जो होती है ये जो रहती है ना हार्ट से रिलेटेड है। अब हार्ट से रिलेटेड कैसे, तो हार्ट से निकलकर हार्ट को ही देगी ब्लड, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम। अब उसमें क्या होंगे, हार्ट से निकलेगी तो जब ब्लड हार्ट को ही देगी तो किसके द्वारा देगी, आर्टरी के द्वारा देगी, और हार्ट से ही ब्लड किसको देगी, फिर से हार्ट को देगी, तो किसको देगी, वेन्स द्वारा देगी। लेकिन ये वेन्स जो रहेंगे ना इस बार किस में जाएंगे, जो हमारा राइट एट्रियम रहेंगे ना उसमें जाएंगे, मतलब वेना केवा के थ्रू जाती है, वेना केवा। जबकि ये वाली जो आर्टरी है ना इसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी जो रहती है एवोटा से निकलेगी और एवोटा से निकलकर हार्ट के टिश्यूओं को ही क्या देती है, ब्लड देती है। मतलब ये कोरोनरी आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोनरी आर्टरी के बारे में जानते हैं कि ये जो रहती है एवोटा से आर्टरी बनती है, और आर्टरी बन के ही देखो यहाँ पर किसको दे रही है, ये दे रही है हार्ट के ही मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट से निकलेगी और हार्ट के ही मसल को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है, कौन, ये कोरोनरी आर्टरी। और इसी में ही डिपोजिशन जब हो जाता है कुछ ना कुछ चीजों का, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और वो सब फाइबर्स, टिश्यू वगैरह, तो उसी की वजह से यहाँ पर हार्ट अटैक के चांस बनते हैं, किसकी वजह से, कोरोनरी आर्टरीज की वजह से। ठीक है, कोरोनरी वेन, कभी कभी कोरोनरी वेन में भी डिपोजिशन हो जाता है, क्योंकि कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब ही वही है, कोरोनरी आर्टरी या कोरोनरी वेन, कुल मिलाकर है ना, चाहे आने वाले रास्ते में कचरा भर जाए या जाने वाले में भर जाए, वो तो बात एक ही है, ब्लड का सर्कुलेशन को ही डैमेज करेगा। तो ब्लड के सर्कुलेशन को डैमेज करने के लिए यही सब चीज होते हैं। तो कोरोनरी सिस्टम वही है जो अलग संचार प्रणाली है, यह कोरोनरी की एक प्रणाली है जो हृदय की मांसलता से रक्त प्रसारित करती है वाहिकाओं में, मतलब यहीं पर ही क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। वैसे बहुत सारा बात दिया है, लेकिन अभी ये सिर्फ जानना है कि कोरोनरी संचार प्रणाली में यहीं से निकलकर ब्लड यहीं पर दिया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, इसके आगे और देखें। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हृदय गतिविधि का विनियमन वगैरह क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। मतलब जो आ, हमारा हार्ट जो रहता है, ह्यूमन हार्ट जो है मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब खुद ही ये क्या कर सकता है, इम्पल्स जनरेट करता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब यही होता है, इस हार्ट को कट करके अलग कर देंगे ना तो भी वो धड़कते रहता है, धड़कते रहता है। न्यूरॉन से इसका ज्यादा कनेक्शन नहीं है, कम कनेक्शन होते हैं न्यूरॉन से। ठीक है, किसी किसी में क्या होती है, न्यूरोजेनिक हार्ट पाई जाती है, न्यूरॉन से कनेक्ट रहती है। लेकिन किसी किसी हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर में मायोजेनिक हार्ट होती है। तो मायोजेनिक हार्ट है, उसके बावजूद ब्रेन से कंट्रोल रहती है। तो कैसे कंट्रोल रहती है, वही सब चीज हम लोग जानने वाले हैं। तो देखें यहाँ पर, है ना, इस डायग्राम से हम समझेंगे, पहले इसका थ्योरी पढ़ते हैं। हृदय की सामान्य गतिविधियों को नोडल ऊतकों द्वारा स्वतः नियमित किया जाता है, इसे मायोजेनिक हृदय कहा जाता है ना। स्वतः नियमित मतलब नोडल टिश्यू का मतलब, नोडल टिश्यू दोनों बताया मैं, एस ए नोड एंड ए वी नोड, ये दोनों नोडल टिश्यू होते हैं। इसके पहले वाले क्लास में नोडल टिश्यू से ही बात किए थे हम लोग। तो एस ए नोड, ए वी नोड जो होते हैं ना, दोनों नोडल टिश्यू होते हैं, उसी के द्वारा स्वतः नियमित किया जाता है किसको, इसकी गतिविधियों को, इसीलिए मायोजेनिक हार्ट कहा गया है। अब देखें इसके अलावा मेडुला ऑब्लंगेटा के एएनएस के माध्यम से, है ना, हृदय गति को नियंत्रित किया जाता है। एएनएस मतलब, एएनएस का मतलब होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होती है ये, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, है ना। आगे चल के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग जानेंगे कि अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है कौन, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एक होती है एएनएस होती है यहाँ पर, और एक होती है दूसरा एसएनएस। सोमेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, और एक होती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का काम होता है जो भी अनैच्छिक अंग होते हैं हमारे शरीर में उसको कंट्रोल करती है, जबकि एसएनएस कायिक तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वो इच्छिक अंगों को कंट्रोल करती है। इच्छिक अंग मतलब जैसे मसल्स वगैरह, मसल वाले जितने भी पार्ट आते हैं उसमें। तो एसएनएस एएनएस जो रहती है वापिस से दो भाग में डिवाइड होती है। यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पर फिर से एएनएस जो है दो भाग में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो उसी में से यही एएनएस जो है हृदय की गति को नियंत्रित करने वाली है। तो देखा हृदय की नियंत्रित वो कैसे करेगी, नियंत्रित, है ना, ये कैसे करेगी। तो देखें यहाँ पर एएनएस बोल रहे हैं, तो एएनएस का कौन सा भाग, तो इसका सिंपैथेटिक वाला, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यही क्या करती है, हृदय स्पंदन दर को बढ़ाती है, मतलब एचबीआर रेट को इंक्रीज कर देती है। कौन, एसएनएस, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एएनएस का ही भाग है कि सहानुभूति तंत्रिकाएं, दिल, सहानुभूति का मतलब एसएनएस को बोल रहे हैं, है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को।
दिल की धड़कन को मतलब हृदय की धड़कन को वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के की ताकत से और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है। अब जाहिर सी बात है जो एचबीआर रेट को बढ़ा रहा है, तो एचबीआर को बढ़ा रहा है मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल को ये बढ़ा रहे हैं और इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो रहे हैं। मतलब जो 5040 ml होता था उससे ज्यादा हो रहा है ये कार्डियक आउटपुट। तो उसको बढ़ाने का काम किसका है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब इसके देखो, अब एक बढ़ाता है तो एक कम भी करता होगा। तो दूसरा वाला क्या करता है? एएनएस के पैरासिम्पैथेटिक, है ना, देखो यहाँ पर लिखे हैं एएनएस के पैरासिम्पैथेटिक नर्व दिल के धड़कन या हृदय की धड़कन को एक्शन पोटेंशियल के चालन और कार्डियक आउटपुट को कम करती है। अब देखो ये क्या कर देती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एचबीआर को कम करेगी, तो कम करेगी तो इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल कम जनरेट होंगे, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो रहेंगे ना वो भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एचबीआर रेट से। क्योंकि हम पढ़े थे कार्डियक आउटपुट के बारे में, है ना, इससे पहले वाले क्लास में जब हम लोग हृदय चक्र पढ़े थे तो है ना आउटपुट, तो इसमें हम लोग देखे थे कार्डियक आउटपुट बराबर एच बी आर इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग पढ़े थे, मतलब 72 इंटू 70 ml जब किए थे तो कार्डियक आउटपुट 5040 ml लगभग आया था। तो कार्डियक आउटपुट की जो दर रहती है हृदय स्पंदन दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हृदय स्पंदन दर ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो सेम ही रहते हैं, 70 ml एक बार में 70 ml ब्लड जो है निकलती है, इधर से पल्मोनरी आर्टरी उधर से एओर्टा के द्वारा निकलती है, तो है ना वो बात जाने हम लोग। तो हृदय गतिविधि का जो नियमन होता है ब्रेन के कंट्रोल में है, मतलब ब्रेन के एएनएस वाले पार्ट के कंट्रोल में है। तो उसमें से एसएनएस वाला कई बार पूछा गया है ना नीट एग्जाम में कि एसएनएस वाला बढ़ाता है कि कम करता है, तो बढ़ाता है, याद रखना है एसएनएस वाला। जबकि पीएनएस वाला क्या करता है? कम करता है। प्रेस करता है तो कम हो जाता है, ऐसे याद रखना। पी से प्रेस करता है तो पी से कम हो जाता है ना, प्रेस करने से कम हो जाता है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। एसएनएस से है ना इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके अलावा ये नीट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, यही वाला। तो इसके अलावा और भी क्या काम करती है उसको भी जाने थोड़ा से। तो ये जो हृदय स्पंदन दर है एसएनएस के माध्यम से तो बढ़ ही रही है, लेकिन इसके अलावा एड्रिनल मेडुला का जो हार्मोन होती है ना वो भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं। तो कैसे? तो एड्रिनल मेडुला में प्रेजेंट रहती है कौन सा हार्मोन, मतलब इसके द्वारा स्रावित की जाती है कौन सा हार्मोन? एड्रिनेलिन, एड्रिनेलिन, ठीक है। तो एड्रिनल मेडुला को एड्रिनल कॉर्टेक्स लिख के दिए थे एनसीईआरटी, मतलब जो नीट वाले थे ना इस बार, तो इस बार के वाले नीट वालों ने क्या किया है, इसको एड्रिनल क्या लिख दिया था? कॉर्टेक्स से स्रावित होने वाले क्या हार्मोन बोल दिया था? एड्रिनलिन। जबकि एड्रिनल मेडुलस होता है। एड्रिनल ग्लैंड में ना दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं बाहर की तरफ जिसको हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर की तरफ को मेडुला। जो बाहर की तरफ होते हैं उसमें दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो दो हार्मोन रिलीज होंगे, उसका भी नाम जानेंगे हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी ये जानने के एड्रिनल मेडुला से कौन सा एड्रिनलिन या नॉर एड्रिनलिन, या बोल सकते हैं इसको एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी नाम होता है इसी का, दो नाम होते हैं, है ना। तो एड्रिनलिन हार्मोन जो रहती है यही क्या करती है? एचबीआर रेट को बढ़ाती है और वो एड्रिनल मेडुला वाले से ही निकलती है। और एड्रिनल एचबीआर रेट को बढ़ाती है, इसको ना हम लोग इसको ना ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं। आगे चल के जब ये चैप्टर आएगा तो पढ़ेंगे, ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं। मतलब फ्लाइट, फाइट एंड फियर, मतलब भागने के टाइम में, लड़ने के टाइम में और दौड़ने के टाइम में, इस टाइम में एड्रेनलिन स्तर बढ़ जाती है ना। जब हम डरे हुए रहते हैं तो भी, लड़ते हैं तो भी और भागते हैं तो भी एड्रेनलिन का स्तर बढ़ जाती है, तो एचबीआर रेट बढ़ता है ना। तो उस टाइम में बढ़ाने का काम यही करे इसका रहता है, किसका? एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होने वाले हार्मोन एड्रेनलिन का। तो यहाँ पर एचबीआर रेट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एड्रेनलिन या एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होने वाले हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन वो बढ़ाती है। तो दोनों लोग मिलकर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक एक वर्ड को चेंज करके क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ना अंतर करते हैं। अब बताओ, यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स लिख दिया था, जबकि एड्रिनल कॉर्टेक्स से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल होता है, दूसरा एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। जबकि इससे न सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा? एड्रेनलिन। इसी का दो तीन नाम है, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं इसी को, नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो ये बता दिया मैंने, है ना, कि हृदय गतिविधि का नियमन ऐसे होती है। और यहाँ से हम देख सकते हैं, तो देखें यहाँ से कि इधर से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर टू एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ से क्या क्या हो रहा है देखना। सेंसरी नर्व फाइबर वगैरह लगे हुए हैं यहाँ से, है ना। यहाँ पर जैसे कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो सेंसरी नर्व फाइबर इसको बताएंगे। तो सेंसरी नर्व फाइबर कहाँ पर होती है पता है? ये जो कोरोनरी आर्टरी और एओर्टा, जब हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़े थे, तो इन लोग क्या करते हैं हमारी बॉडी में,
H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड CO2 के कॉन्सेंट्रेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमोसेंसिटिव होते हैं H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको ना कौन कौन लोग पहचानते हैं, एओर्टा में रहती है और कोरोनरी आर्टरी, ये दो जगह मैं बताया था वहां पर, तो जाके देख सकते हैं उस वाली वीडियो को। तो कोरोनरी आर्टरी और यहाँ पर एओर्टा जो रहती है, ये दोनों मिलकर, ये दोनों ही किसको रिकॉग्नाइज करती है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी वजह से ब्रीथिंग रेट बढ़ती है। और ब्रीथिंग रेट जब बढ़ती है ना, तो ब्रीदिंग रेट जब बढ़ेगी तो हृदय स्पंदन दर को भी बढ़ना पड़ेगा। भला जो 12 से 16 बार सांस लेते हैं, तो जब ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है ना, HBR रेट बढ़ गया, मतलब है ना, हार्ट बीट रेट को बढ़ाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो HBR रेट भी बढ़ेंगे। तो उसी को कहती है, देखो कैरोटिड बॉडी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पर, उसी को पहचान लेते हैं लोग, ठीक है। सेंसरी नर्व फाइबर सेंसेशन। अब उसके बाद में यहाँ से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब इसके अकॉर्डिंग यदि है ना कम करना है ज्यादा करना है, इसके अकॉर्डिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आया, तो ऐसे नोड के जो कंट्रोल क्षमता है यहाँ पर, उसको क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, जिसकी वजह से जो 72 बीट्स पर मिनट करता था, है ना, क्या इंपल्स जनरेट, वो कम कर रहेगा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है HBR रेट को क्या कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया, जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आया, ऐसे नोड को एक्साइटेड कर दिया, जिसकी वजह से HBR रेट क्या हो गए, बढ़ गए। साथ में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक और काम किया, एड्रिनल ग्लैंड में गया, वहां से एड्रिनल मेडुला में गया, और मेडुला से एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन या इसे को एड्रिनलिन बोलते हैं, इसको भी क्या कर दिया, सक्रिय, जिसकी वजह से फिर से हार्ट में गए और हार्ट के किसको बढ़ा दिए, तो ये भी HBR रेट को बढ़ा दिया। तो कौन बढ़ाता है कौन कम करता है ये पूछ सकते हैं, और कहाँ कहाँ से है ना रिलीज होती है वो भी जानना है, मतलब माइनर चेंज करके क्वेश्चन को बदल देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखें, अगला है परिसंचरण के विकार के बारे में जानते हैं। यहाँ तक हम लोग देखे, है ना, इसके आगे और देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं परिसंचरण के विकार में क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, ठीक है। उच्च रक्तचाप मतलब क्या होती है, नॉर्मल जब बीपी मेजर करते हैं तो 120 से 80 mm ऑफ HG आती है नॉर्मल बीपी, मतलब यही सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है यार, यही है ना, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक होती है कितना, 120 mm ऑफ HG, और ये होती है कितना, 80, और इन दोनों को हम लोग निकालेंगे, है ना, मतलब अलग करेंगे, तो इसको पल्स प्रेशर बोलते हैं, जो 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mm ऑफ HG। ये पल्स प्रेशर है, नॉर्मल बीपी है, ये नॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर। जब ज्यादा हो जाती है ये 120 से 139 बढ़ गया यहाँ पर। हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन 2, हाइपर सेंसिटिव है, हाइपरटेंशन क्रिसाइजेस हो जाती है 180 से बाहर वाले, फिर 220 के ऊपर वाले में स्ट्रोक आने के चांस हो जाते हैं, है ना, यहाँ पर बम ब्लास्ट होने के चांस रहते हैं यहाँ पर, मतलब आर्टरी है ना सह नहीं पाएगी इस टाइम में, है ना, तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो बीपी जो है अंडर 180 रहना चाहिए, और उससे भी कम रहना चाहिए, बहुत कम, है ना, ये नॉर्मल वाला है। तो देखिए इसमें क्या होती है, हाई बीपी मतलब उच्च रक्तचाप जो होती है, यहाँ पर ना बहुत सारे लोग ना गौर नहीं करते एक चीजों को, तो उस चीज को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्या कि रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर रक्त के संचार के दबाव को रक्तचाप या बीपी कहा जाता है, ठीक है। सामान्य बीपी 120/80 mm ऑफ HG है, इसमें सिस्टोलिक पंपिंग दबाव है ना 120 होती है, और डायस्टोलिक आराम दबाव 80 mm ऑफ HG होते हैं। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होंगे उसके भी देखते हैं हम लोग। तो जब उच्च रक्तचाप होता है, जब ब्लड प्रेशर सामान्य बीपी से ज्यादा होता है, तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं, है ना, ये हाइपरटेंशन को याद रखना, यानी कि उच्च रक्तचाप। यदि किसी व्यक्ति को बार बार 140 या 90 या उससे अधिक का बीपी होता है, तो यह उच्च रक्तचाप को दर्शाता है, मतलब उसको बीपी का प्रॉब्लम है, ये बोल सकते हैं। ये हृदय रोगों की ओर जाता है, हृदय रोगों मतलब ये हार्ट डिजीज की ओर लेके जाते हैं, है ना, हार्ट डिजीज, और हार्ट डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं बीपी की वजह से, है ना, वो बढ़ेगा ही, है ना, और हो जाता है। और इसकी वजह से महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि ब्रेन, है ना, दूसरा किडनी आदि को भी प्रभावित करता है। तो याद रखना कि हाई बीपी जो होती है ना, हाई ब्लड प्रेशर, न सिर्फ हार्ट को डैमेज करता है, हार्ट की बीमारियों को जन्म देता है, बट ऑल्सो वो ब्रेन एंड किडनी को भी प्रभावित करता है। ये बात को लोग ध्यान नहीं देते यहाँ पर, है ना। तो क्या ये तो हृदय से संबंधित रोग है, लेकिन मस्तिष्क और किडनी से क्या लेना देना इसका, तो मस्तिष्क और किडनी को भी प्रभावित करता है। कैसा लेना देना नहीं रहेगा, यहाँ पर लेना देना रहता ही है। क्यों, क्योंकि भाई हार्ट जो है ब्लड को निकाल रही, पंपिंग कर रही है, और ब्लड जो है जा रही कहाँ पर, मस्तिष्क और किडनी में।
जब ये ज्यादा मात्रा में प्रेशर के साथ निकलेगी तो ये प्रेशर को संभाल ही नहीं पाएंगे, तो इसमें जितना मिलना चाहिए, मतलब ब्लड जो है वापिस भी तो आना है, तो जिस नॉर्मल स्पीड से जब जाएगी तो न्यूट्रिशन वगैरह सब ऑक्सीजन सप्लाई होते रहेंगे, जब ज्यादा स्पीड से जाएगी तो कहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, वहां से ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा सेलों को, तो मस्तिष्क और किडनी का जो सेल होते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो ये बात भी जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसके आगे और देखें, जब ब्लड प्रेशर सामान्य बीपी से ज्यादा होता है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं ना, उच्च रक्तचाप वाला बता दिया, और हृदय रोगों को है ना जन्म देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर फूड को बताए हैं, 5 फूड टू अवॉइड ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर के टाइम में, ऐसा चीज कुछ भी नहीं करना चाहिए। शुगर, नमक नहीं खाना चाहिए, शुगर ज्यादा नहीं, मांस मछली वगैरह है ना, दारू नहीं पीना चाहिए यहाँ पर, और ये क्या है पता नहीं, ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, ठीक है, तेल वाली चीजें। तो उसकी जगह हमें 10 नेचुरल फूड्स के बारे में बताए हैं कि ऐसे सब चीजों को खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, ये केला है, पनीर खाना चाहिए, तरबूज, आलू, और ये क्या है, सीड है ना, ये दूध है, हरी सब्जियां हैं, तो ये सब चीज़ को खाना चाहिए। बाकी ये क्या है बताना है कमेंट करके, मुझे खुद नहीं पता है क्या है, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं, एक कीवी, कीवी अगला है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, है ना, ये सेकेंड डिजीज होती है, डिसऑर्डर है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लेकिन इससे पहले हम लोग उच्च रक्तचाप के बाद में निम्न रक्तचाप को कहाँ पर देखे हैं, निम्न रक्तचाप को नहीं देखे हैं, वो भी देखते हैं, निम्न रक्तचाप। तो यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ के बाद में यहाँ पर, ठीक है। तो लो बीपी वगैरह के बारे में जाने यहाँ से, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होता है नॉर्मल से, हम लोग जब तुलना करेंगे नॉर्मल बीपी से, तो नॉर्मल 120/80 mm ऑफ एच रहते हैं, mm ऑफ एच है। लेकिन हाइपोटेंशन में क्या हो जाती है, 100/70 mm ऑफ एच हो जाते हैं। तो ये जो है हाइपरटेंशन का केस है, जबकि ये है नॉर्मल बीपी है, ये नॉर्मल बीपी, और ये क्या है, हाइपोटेंशन वाले हैं, हाइपोटेंशन। तो इस टाइम में भी बीपी जब लो हो जाती है ना, तो नॉर्मल में लेके आने के लिए इसको क्या देना चाहिए, शुगर सॉल्यूशन, या बोलना चाहिए नमक सॉल्यूशन देना चाहिए, NaCl सॉल्यूशन। तो इसकी वजह से बीपी जो है नॉर्मल हो जाती है। तो Na सॉल्यूशन जो रहती है ना, इसके बहुत सारे मैकेनिज्म है, जब हम लोग पढ़ेंगे रास पढ़ेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, तब बताएंगे यहाँ पर कि क्यों जरूरी रहती है NaCl सॉल्यूशन जो है नॉर्मल बीपी करने के लिए। तो अभी याद रखना कि हाइपोटेंशन में ऐसे होता है, ठीक है। यहीं पर एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, दो चीज़ें है ना और भी डिजीज के बारे में, एक बता रहा हूँ मैं ब्रेडी कार्डिया के बारे में बता रहा हूँ, और एक बता रहा हूँ टेकी कार्डिया के बारे में। इसमें ब्रेडी कार्डिया और टेकी कार्डिया में क्या होता है, टेकी कार्डिया में जो HBR रहते हैं ना, नॉर्मल से HBR ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब नॉर्मल कितना रहता है, 72 बीट्स पर मिनट। तो इसमें क्या हो जाता है, HBR लगभग है ना 80, 85 या 90 तक चली जाती है ना HBR। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेकी कार्डिया। जबकि ब्रेडी कार्डिया में क्या होता है, HBR जो रहते हैं नॉर्मल है ना 72, उससे कम हो जाती है, मतलब 65 हो जाते हैं, या 70 के करीब हो जाती है, 65 या है ना 68 करीब हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, HBR रेट। तो उसको, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रेडी कार्डिया। जबकि टेकी कार्डिया बोलते हैं हम लोग, इसमें HBR रेट जब ज़्यादा हो जाती है, मतलब 72 बीट से ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेकी कार्डिया, इसको बोलते हैं ब्रेडी कार्डिया, HBR रेट के ज़्यादा और कम होने की वजह से। यहाँ पर जबकि ये ब्लड प्रेशर है, ये ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन जो है ब्लड प्रेशर है, इसमें क्या हो जाती है, नॉर्मल बीपी की तुलना में ब्लड प्रेशर कम हो जाती है, जबकि उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा था, किसमें, इसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होते हैं, है ना, न सिर्फ हार्ट बट ऑल्सो दूसरे ऑर्गन भी डैमेज होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, कोरोनरी धमनी। तो कोरोनरी सर्कुलेशन हम जानते हैं, तो कोरोनरी धमनी में क्या होगा, यहाँ पर याद रखना इन तीनों को, इसमें कैल्शियम, दूसरा है ना, पहला कैल्शियम, दूसरा फैट, और तीसरा कोलेस्ट्रॉल, और रेशेदार ऊतक चौथा, मतलब फाइब्रर टिश्यू कोरोनरी धमनी में जमा हो जाता है इसका। अब जब जमा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल और रेशेदार ऊतक, ये कोरोनरी धमनी के लिए कचरा जैसे है, जैसे नाली में कचरा जाता है, पानी को जाम कर देता है ना, निकलने नहीं देता, सेम इन लोग भी जब कोरोनरी आर्टरी में है ना, जब कोरोनरी आर्टरी में क्या हो जाती है, इस टाइप का ना है ना, यहाँ पर डैमेज हो जाती है, मतलब यहाँ पर ये सब चीज जो है क्या हो जाता है, डिपोजिशन, जिसकी वजह से यहाँ पर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होने लग जाती है, प्लग बनने लग जाती है, ठीक है। और जिसकी वजह से यह धमनियों के ल्यूमेन को सकरा बनाती है, और इस तरह रक्त की आपूर्ति को प्रभावित करता है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ऐसा जब होती है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये होते हैं कि
हार्ट के पूरे मसल्स को सही से ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही से प्रोवाइड नहीं हो पाते, है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एंड क्या आपूर्ति नहीं हो पाती, न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन क्या नहीं हो पाती, आपूर्ति नहीं हो पाती, आपूर्ति नहीं, तो जिसकी वजह से ये कैड की वजह से हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं। तो ये हार्ट अटैक को क्या करती है, को जन्म देती है, ये कौन, कैड जो है जन्म देती है। मतलब हार्ट अटैक में भी अलग अलग, है ना, स्टेजेस रहते हैं हार्ट अटैक में, कि कोरोनरी आर्टरी में कितना डिपोजिशन हुआ है उसके हिसाब से। इसका डिपोजिशन यदि ज़्यादा हो गया है तो हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ने के चांस रहेंगे, थोड़ा कम रहेगा तो कम हार्ट अटैक के चांस रहेंगे। तो अलग अलग स्टेजेस होती है। जब हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं तो बताते हैं पूरा पूरा, है ना, एंजियोग्राफी होता है उसके लिए, एंजियोग्राफी के बाद में एंजियोप्लास्टी किया जाता है इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी जो रहती है वही क्या हो जाती है, वही सकरा हो जाती है ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। देखो इसमें नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी को बताया है ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा है, जबकि नैरोइंग कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फाइबर टिश्यू आल्सो, तो इसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाती है, ऐसे डैमेज हो जाएगी जिसकी वजह से अब नॉर्मल फ्लो होने लग जाएंगे, प्लग बनने लग जाएंगे। तो है ना, बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे और देखें, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग एथीरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या तो बोलते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस, या हम लोग धमनी काठिन्य बोलते हैं हिंदी में। इसको हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग धमनी काठिन्य बोलते हैं, काठिन्य, काठिन्य, धमनी काठिन्य बोलते हैं इसको, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। इसके आगे और देखें, एंजाइना के बारे में जानते हैं, ठीक है। एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस जो होती है ये भी हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर होती है। इसमें क्या होती है देखना, हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण सीने में तीव्र दर्द होती है। तो बहुत सारे जो मिडिल एज वाले लोग हैं ना उसको ये प्रॉब्लम होती है। मध्यम आयु वाले वर्ग और बुजुर्गों में आम है ये। मध्यम आयु मतलब 25 साल वाले लोगों में भी ये प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की कमी होती है। और आजकल हम देख भी रहे हैं बढ़ते जाता प्रदूषण और पॉपुलेशन, ये दोनों की वजह से सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है शहर में। इसीलिए लोग पिकनिक जब जाते हैं तो नेचुरल जगह में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल ऑक्सीजन मिलता है और हम फील भी करते हैं वहाँ पर नेचुरली ऑक्सीजन जब मिलता है तो नॉर्मली सब चीज़ एकदम नॉर्मल चलने लग जाते हैं। तो यहाँ पर हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सीने में दर्द होता है। अब भाई देखो, इसकी मांसपेशी है, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो तीव्र दर्द करेगा ही करेगा, और एक्चुअल में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन भी तो होने लग जाएंगे। जब मांसपेशी को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम जानते ही हैं कि क्या बनने लग जाती है, लैक्टिक एसिड। नॉर्मल मसल में ही लैक्टिक एसिड बनती है ना। जब हम लोग चलते रहते हैं, बहुत दूर तक जाएंगे, एक आध दिन अचानक से जिम गए और ऐसे ऐसे किए बहुत टाइम तक के, रक्त आपूर्ति में सही से ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं हो पाया तो इसलिए लैक्टिक एसिड बना, और लैक्टिक एसिड की वजह से दर्द चालू हो जाता है। वैसे हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण सीने में दर्द होगी। यह अनुचित रक्त प्रवाह का कारण होता है, मतलब सही से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब बीपी ज्यादा है या बीपी कम है, तो बीपी ज्यादा या कम की वजह से ब्लड फ्लो जो है ना सही से नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन तो ब्लड के थ्रू ही जाती है। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाने का दूसरा कारण क्या है, ये रक्त प्रवाह सही से नहीं होता। तो अनुचित रक्त प्रवाह के कारण ऐसा होती है। तो इसको AR वाले क्वेश्चन बना दे सकते हैं यहाँ से, है ना। तो याद रखना है कि इसमें एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, सीने में दर्द होती है, मध्यम आयु और बुजुर्गों में आम बात होती है, छोटे बच्चों या, है ना, 20 साल से पहले वाले को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में जानना है। इसके आगे और देखें, दिल की विफलता या बोल सकते हैं हम लोग हार्ट फेलुअर है ये, एक्चुअल में कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर बोलते हैं, हार्ट फेल हो गया बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में फेल वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, मान लो फेल का मतलब होता है, जैसे हार्ट जो रहती है इसका कार्डियक आउटपुट जो रहती है कितना रहती है, 5040 ml रहती है कार्डियक आउटपुट। अब ये 5040 ml ना निकाल रहा है ये कितना, 4000 ml। तो बताओ 4000 ml निकलने की वजह से हार्ट जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फेल होगी कि नहीं होगी, बताओ। चलो बताओ, 12th क्लास पढ़ रहे होंगे, है ना। तो 12th क्लास में पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 33%। और मान लो तुम्हारा 30% आया है, तो 33% क्या है, पासिंग मार्क्स है, जबकि 30% क्या है, फेल वाला मार्क्स है। तो हार्ट जितना ब्लड पंपिंग करना चाहिए उतना ब्लड नहीं कर रहा, तो फेल होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग हार्ट फेलुअर बोलते हैं, किसको, जब ये फेल हो जाती है, मतलब हार्ट जो है पंप है, हार्ट क्या है, पंप। अब इसको करना चाहिए इतना, लेकिन वो कर रहा है कितना, 4000 ml।
तो इसकी वजह से हार्ट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो ये हार्ट फेल है ना, इसको बोलेंगे क्या, हार्ट फेल। तो देख सकते हैं यह शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त पंप करने में हृदय की असमर्थता है। वही बात बताया मैंने कि जब पूरे ऑर्गन को क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉपरली ब्लड चाहिए। यहां तक किडनी जो रहती है उसको 1/5 ब्लड चाहिए, मतलब ना 5040 ml में से ना 1000 ml तो किडनी को ही चाहिए रहता है अकेले पर मिनट। और इसको सेम बात एनसीईआरटी वहां पर लिखा है, कहां पर, जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो जब ब्लड आती है ना किडनी में, तो वहां पर 1/5वां भाग मिलता है किसको, किडनी को। ये बात एनसीईआरटी लिखा है, तो वो भी जानेंगे। तो अकेले 1000 लीटर को तो वही ले लिया, बाकी 4000 आ रहे हैं तो बाकी 3000 सबके लिए होगा नहीं, तो हार्ट क्या हो जाएगा उस केस में, फेल हो जाती है। तो है ना, इसको हार्ट फेल्यूर बोलते हैं। और इसका रीजन बताया है एनसीईआरटी ने, देखो रीजन हार्ट फेल होने का कारण क्या है कि फेफड़ों का जमाव मुख्य लक्षण है। फेफड़ों का जमाव मतलब भाई देखो, बात ऐसा है कि जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते रहते ना, तो उस टाइम में बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहता। यहाँ पर ही है ना बहुत सारे लोगों को है ना ये फेस करना पड़ता है कि जब ये लंग्स जाम हो जाते हैं ना, तो अभी है ना ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करेंगे तो ये हार्ट खुलता है, मतलब ये जो लंग्स है वो खुलेगा और यहाँ से कट कट की आवाज भी आती है। तो कट कट की आवाज आने का कारण ये है कि फेफड़ों जब जब जम जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता फेफड़ों में, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा फेफड़ों में तो हार्ट में भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि फेफड़ों के अंदर में, थोरेसिक कैविटी के अंदर में तो खुद है हार्ट, तो इसमें जब जमा हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लड में पंपिंग सही से नहीं कर पाता वो। इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है हार्ट के लिए। क्यों, क्योंकि हार्ट को प्रॉपरली फंक्शन करना है, उसको फेल होने से बचाना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा रहता है ना, जैसे बच्चों को 12th में पास फेल होने से बचाना है तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर जब एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फेफड़ा जमा हो जाएगा और उसकी वजह से ब्लड आपूर्ति नहीं हो पाएगी, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट फेल्यूर। ठीक है, इसके आगे और देखें। अगला है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम्स ये है कि देखना, कार्डियक अरेस्ट इज अ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, इरेगुलर हार्ट बीट्स, मतलब एक्चुअल में क्या हो जाती है, बीटिंग स्टॉप हो जाती है, बीटिंग स्टॉप। तो बीटिंग स्टॉप क्यों हुआ, क्योंकि एस ए नोड खराब हो गया। क्यों, क्योंकि एस ए नोड ही क्या है, पेस मेकर। ये क्या होती है, पेस मेकर होते हैं, मतलब यही क्या कहते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं। इम्पल्स मतलब आवेग उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं, आवेग उत्पन्न करते हैं। यही आवेग जो रहते हैं पूरे हृदय धड़कनों को करवाने के लिए जरूरी होती है। अब ये क्या होगा, ऐसे नोड खराब हो गया, तो खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, बीटिंग स्टॉप, और इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट जब होगा तो है ना डेथ 100% है इसमें, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक इज अ प्लम्बिंग प्रॉब्लम्स, है ना, इसमें ब्लॉकेज होती है। वही बात बताया मैं, जब कैड होती है ना, कैड CAD, कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसमें डिपोजिशन होता है कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल और फाइबर टिश्यू का, तो उसकी वजह से वो हार्ट अटैक को जन्म देती है। जबकि कार्डियक अरेस्ट क्या होती है, इरेगुलर हार्ट बीट्स की वजह से हो जाते हैं। दोनों में अंतर है, कार्डियक अरेस्ट और किसमें, हार्ट अटैक में। कार्डियक अरेस्ट में है ना ऐसे नोड के खराब होने की वजह से बीटिंग स्टॉप हो जाती है, जबकि इसमें ब्लॉकेज आर्टरी होती तो हार्ट अटैक आते हैं। यहाँ पर हृदय की धड़कन ही क्या हो जाती, बंद हो जाती है ना। इसी केस में हम लोग CPR वगैरह का यूज़ करते हैं, है ना, मतलब ऐसे चेस्ट में प्रेस करने का काम करते हैं और माउथ टू माउथ ऑक्सीजन है ना देने का काम करते हैं। उस टाइम में कभी कभी ऐसे नोट शुरू भी हो जाता है, तो ऐसे सब प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, हार्ट अटैक वाला तो बता ही दिया है ना। हार्ट अटैक वाला क्या रहती है, तो प्लग वगैरह जो बन जाते हैं, देखो यहाँ पर क्या हुआ है ना, ब्लॉक द बैक फ्लो वगैरह, ये सब ब्लॉकेज जो ब्लड का क्लॉट वगैरह बन जाते हैं, डैमेज्ड मसल हो जाती है। तो इसकी वजह से जब अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण हृदय की मांसपेशियों की अचानक क्षति होती है, हृदय की मांसपेशी जो है ना अचानक क्षति हो जाती है उसमें, हार्ट अटैक में, मतलब अब डिपोजिशन हो गया ब्लड उसमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर टिश्यू का, जिसकी वजह से अब ब्लड पंपिंग, मतलब देखो ब्लड तो पंप कर रहा है सही से, लेकिन वहां कोरोनरी आर्टरीज होता है वो ब्लड जा ही नहीं पा रहा है। तो जब ब्लड नहीं जाता तो हृदय की मांसपेशी अचानक से क्षति करने लग जाती है। मतलब देखो लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा बनने लगे, इसको सही से नहीं मिला ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन, तो डैमेज हो जाते हैं यहाँ के मसल। और जब मसल डैमेज होते हैं ना तो रीजनरेशन नहीं होता। हार्ट मसल कैन नेवर बी डिवाइडेड, मतलब हार्ट मसल जो है ना कभी विभाजन नहीं करती। और इसको लिखा गया है NCERT द्वारा क्लास 11 के, कहाँ पर लिखा है, तो क्लास 11 के सेल डिवीजन एंड है ना सेल साइकिल वाले टॉपिक में लिखा है, हृदय कोशिका कभी विभाजन नहीं करती। हृदय कोशिका विभाजन नहीं करती, रीजनरेशन कैपेसिटी 0 रहती इसमें, तो रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं रहती। लीवर में सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी रहती है,
तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट अटैक है, तो सभी में डिफरेंसेस है, हार्ट अटैक, हार्ट फेलुअर, कार्डियक अरेस्ट, सीएडी, हाइपरटेंशन, इन सब में दिक्कत है ना, इन सब में डिफरेंट डिफरेंस है, तो इसको जानना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा समझ आया होगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये हमारा सेकंड चैप्टर था, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाने। इसके बाद हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाले चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि इसमें कैसे फिल्ट्रेशन वगैरह होंगे, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होंगे। ठीक है, थैंक यू।